का लिमिटेशन होता है, इसलिए इसको थोड़ा हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लगा करके फिर तुरंत से आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, आगे उसको कंटिन्यू कर देंगे सेशन। ठीक है, अगर फोन किसी का वो डिस्कनेक्ट होता है तो उसी लिंक से, जो सेकंड सेशन का लिंक है, उसे फिर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ओके, चलिए अशोक सर। सर स्टार्ट। भूषण जी भी हैं सर। स्टार्ट किया जाए सर। हाँ सर। आवाज आ रही है ना? जी सर, ठीक है, बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक सर, ओके कंटिन्यू। पीएफ प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बता रहे हूँ मैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि प्रोविडेंट फंड जो कि भविष्य निधि कहलाता है, और हम लोग को जो है कि हर एक एम्प्लॉय को जो है कि भविष्य निधि कटती है, प्रोविडेंट फंड कटती है, जो कि आपका बेसिक पे का 8.33% या आप इसको कह सकते हैं 8.13% बेसिक का कटता है। तो जैसे किसी आदमी का बेसिक अगर 5,000 रुपये है तो उसका 8.33% जो है कि आपका पीएफ कटेगी, और आप बीपीएफ भी वॉलेंट्री भी कटवा सकते हैं। तो वॉलेंट्री के लिए वो आपका ऊपर है कि आप कितने कटवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो पीएफ जो नॉर्मल पीएफ कटती है, इसमें 8.33% है, उससे ज्यादा पीएफ आपकी नहीं कटती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और पीएफ कटने का जो ये होता है, ग्रुप सी और डी एम्प्लॉय जो होते हैं, उनका जब सर्विस ज्वाइन करते हैं, उससे 1 साल के बाद पीएफ कटनी स्टार्ट होती है। और ग्रुप ए और बी जो कि अधिकारी लोग जो ज्वाइन करते हैं, तो उन लोग की जो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पीएफ कटनी स्टार्ट होती है। तो हेलो, कुछ नहीं है क्या? हेलो, और बोलिए सर। हाँ बोल रहा हूँ। और नॉर्मली पीएफ विड्रॉल भी हम लोग करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, जो पीएफ विड्रॉल करते हैं तो उसमें जो है कि रीजन बनी हुई है कि आप इस रीजन के ही आधार पर जो है कि आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। और पीएफ विड्रॉल जो होता है 2 टाइप की होती है। एक जो होती है आपका टेम्पोररी विड्रॉल होती है, एक होती है फाइनल विड्रॉल, आप लोग जानते होंगे। तो आफ्टर 15 इयर्स आपकी सर्विस जब लगती है तो 15 साल के बाद ही आपकी जो है कि फाइनल विड्रॉल आप कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। उससे पहले अगर आप पीएफ से विड्रॉल करेंगे तो वो आपकी टेम्पोररी विड्रॉल कहलाती है, जो कि आपको रीपेमेंट करनी रहती है। हेलो, हाँ हाँ सर, कल सर पढ़ा रहे थे कि 15 साल से अब घटाकर 10 साल कर दिया गया है। राम नरेश सर बतलाए थे कल। हाँ सर, हमको नहीं याद है सर। रवि जी बोले थे। आर के रवि। हाँ, आर के रवि बताए थे कल कि 10 साल हो गया है। अच्छा, तो वो अभी चूंकि पीएफ में वर्तमान में है पोस्टेड, तो मैं हो सकता हूँ गलत हो सकता है, तो उन्होंने लेटेस्ट ही बतलाया होगा। मगर मैं जो जानता था वो 15 साल के बाद जो है ये फाइनल विड्रॉल करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो रवि सर ने जैसा बतलाया कि 10 साल हो गई है,
तो लेटेस्ट होगी कि 10 साल में ही होगी फाइनल विड्रॉल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए सॉरी कि मैंने आपको 15 साल बतलाया, रवि सर ने बतलाया 10 साल। हेलो, जी सर, कहा कि 15 साल से घटकर अब 10 साल हो गया है। अच्छा, तो उन्होंने सही बतलाई होगी। और और आपको फाइनल विड्रॉल में जो है कि रीपेमेंट आपको नहीं करनी पड़ती है, ये तो आप जानते होंगे। फाइनल विड्रॉल में रीपेमेंट आपको नहीं करनी पड़ती है। और टेम्पोररी विड्रॉल में जो है कि आपको जो है कि रीपेमेंट करनी रहती है, जो कि इंस्टॉलमेंट में रहती है। वो फिक्स इंस्टॉलमेंट है कि इतने इंस्टॉलमेंट में आपकी रिकवरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि उससे कम इंस्टॉलमेंट में हम रिकवरी करवा दें, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जल्द भी कटवा सकते हैं। मगर जो इंस्टॉलमेंट फिक्स है, उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट में कटौती नहीं जाएगी आपकी टेम्पोररी विड्रॉल। ठीक है। और अभी अभी तो सभी पीएफ का जो भी कटौती होती है वो सभी जो है कि ऑनलाइन हो गई है। तो पहले जो है कि मैन्युअली जब होती थी तो उसमें जो है कि पहले पोस्टिंग है वो जितने भी प्री लिमिट से हर एक एम्प्लॉय का जो भी पीएफ कटता था वो जो है कि मैन्युअली पोस्टिंग की जाती थी। और कितने उसके महीने बाद का जो इंस्टॉल होता है? क्या कितने महीने का इंस्टॉल होता है? इंस्टॉलमेंट, हाँ, क्या तो वो महीने का जैसे कि बनता है? 8 आप महीने, जैसे 24 कि महीने? नहीं, आप जैसे कि जिस भी पर्पज से आप लिए टेम्पोररी विड्रॉल किए, जी, तो उसमें फिक्स है इंस्टॉलमेंट कि इतने अच्छा, इंस्टॉलमेंट में टेम्पोररी रिकवरी, टेम्पोररी विड्रॉल जो आपने किया है उसकी जी, रिकवरी हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर सबका आप, अलग-अलग है? हाँ ओह! ओके, हाँ, और अगर आप उससे पहले भी कटवा देते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर फाइनल विड्रॉल में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और आप 10 साल से पहले भी जैसे कि फाइनल विड्रॉल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई मकान खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है कि आपको परमिशन, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं फ्लैट परचेज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो है कि प्रायर परमिशन मिल जाने के बाद में आप जो है कि हाउस माने कोई नए फ्लैट खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, तो वो जो है कि उसके लिए जो है कि आप अगर एलिजिबल भी नहीं है, अगर आप ये सर्विस 10 साल नहीं हुई है, तो पर भी जो है कि आपको वो फाइनल होती है। ठीक है। हेलो, और अभी आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि 1/1/2004 के बाद जिन लोगों ने नौकरी माने जिन लोगों को नई जॉब लगी है, नौकरी ज्वाइन किए हैं, तो उन लोगों को लिए जो है कि एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम चालू, उसमें जो है कि अभी कटता है, पैसा कटता है, जो कि आपका शायद 10% है। बेसिक का 10% जो है कि आपका एनपीएस में कटेगी। ठीक है। बेसिक और डीए मिला के है 10%? बेसिक और डीए डीए भी दोनों को इंक्लूड मिला के है। 10%, हाँ, हाँ, तो 10% मिला है। के 10%। हाँ, मगर पीएफ में जो है कि केवल आपका बेसिक का 8.33% है। तो अभी जो है कि 1/1/2004 के बाद जो है कि एनपीएस लागू कर दिया गया है, जो कि सभी एम्प्लॉय पर 1/1/2004 के बाद जो ज्वाइन किए हैं उन पर लागू होगा और एनपीएस कटेगी। और उतना ही 10% जो है कि गवर्नमेंट के तरफ से कंट्रीब्यूशन दी जाती है। ठीक है।
आपका 10% 10% है ना? हेलो, अब तो 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है ना? 14 है, NPS में? नहीं है। हाँ, अब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। 14% है कि 10% है? 14 है सर। एम्प्लॉय 10 है, गवर्नमेंट 14 है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी भाई, उसका भी 14% कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें जो है कि आपका टायर, हाँ 3 वो टायर है, टायर 1 2 3। तो उसमें जो है कि ऑप्शन इम्प्लाई से मांगा जाता है कि आप जो है कि किसमें, माने आप टायर 1 में, टायर 2 में, टायर 3 किस फंड में जो है कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक है। और आफ्टर रिटायरमेंट जो है कि आपका जो भी फंड था, जो पैसा आपने आपके एनपीएस से कटा और जो सरकार ने 40% का कंट्रीब्यूशन दिया, वो दोनों मिला करके आफ्टर रिटायरमेंट जो है कि आपको जितनी भी पैसा होती है वो रिटायरमेंट में जो है कि आपको दे दिया जाता है। और कोई भी पेंशन जो है कि एनपीएस वाले को नहीं मिलती है। ठीक है ऐसा रिटायरमेंट में 100% पैसा नहीं मिलती है। क्या? रिटायरमेंट में 100% पैसा नहीं मिलती है उसमें। 100% नहीं देती है। कैसे मिलता है सर, बता दिया जाए। एनपीएस का हमको उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि एनपीएस में हाँ हेलो सर, VPA वॉलेंट्री हाँ कंट्रीब्यूशन में मैक्सिमम कितना किया जाता है? वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन बीपीएफ जो आप कटवाएंगे वो जो है कि आपका माने जो आपकी नेट सैलरी, नेट है कि ग्रॉस है, इसका भी हमको ध्यान नहीं है। वॉलेंट्री में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि इतने से ज्यादा आप नहीं कटवा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो वही आपको जो कितना सर? सैलरी दे रही है, सरकार जो आपको सैलरी दे रही है, तो वो आपको खाने पीने और जो भी है आपकी जरूरत की चीज है उसको पूरा करने के लिए दे रही है। ना कि आप जो है कि जो भी आपकी सैलरी मिल रही है वो टोटल का टोटल जो है कि आप बीपीएफ में कटवा दें और आप माने खाने पीने के लिए वो शायद हाँ जमा होता है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर आप। उसमें भी वीपीएफ के लिए ये है कि रिस्ट्रिक्शन है कि इतना परसेंट जो सैलरी आपको मिल रही है उससे ज्यादा नहीं कटनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहेंगे उतना वीपीएफ आप कटवा सकते हैं। उसमें हाँ क्या बोले? नाम कितना है सर उसमें, जीपीएफ में? वीपीएफ में क्या बोले? हेलो, मैक्सिमम कितना % है जीपीएफ? हेलो, 50%। मैक्सिमम हाँ 40 हाँ 40% या 40 ही हमको लगता है कि उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, एक क्वेश्चन है हाँ कि हाउ टू कैलकुलेट पीएफ सर? हिंदी में बोलो भाई। हाँ, हाउ टू कैलकुलेट पीएफ यस क्या सर। कंट्रीब्यूशन? हिंदी में कहिए सर।
जी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं। हिंदी में सर, हिंदी में बताइए आपको। माने कंट्रीब्यूशन जो कटेगी पीएफ में उसके बारे में पूछ रहे हैं। यस सर पीएफ में जो पैसा कटता है ना तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे आपका बेसिक 5,000 है, ठीक है, जी सपोज कीजिए 5,000 बेसिक है, तो 5,000 का 8.33% आप निकाल लीजिए, यस सर। वही आपकी पीएफ कटेगी एक बार फिर से 8.33। रिपीट की सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जैसे आपकी बेसिक 5,000 है, यस सर। तो 5,000 का 5,000 इंटू 8.33% आप निकाल लें, यस सर। तो जो आएगी अमाउंट वही आपकी पीएफ कटेगी। ये तो सर ओके, मिनिमम हो थैंक यू। गया ना। हाँ, ये तो कंपलसरी है, आपका पीएफ कटेगा ही ना मिनिमम 8.33%। होगा। हाँ हाँ, और सर गवर्नमेंट का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है क्या? इन्वेस्टमेंट। नहीं, पीएफ में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, उसमें तो इंटरेस्ट मिलती है ना। साल के अंत में जो भी आपका पीएफ में सब्सक्रिप्शन कटा और प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है आपका, दोनों मिला करके उस पर जो है कि हर एक साल जो है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि पीएफ पर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अभी Yes, जैसा sir. कि आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो है कि सरकार ने जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकाला था, जो कि आपका वो लागू नहीं हो पाया, क्योंकि अभी हाल में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का व्हाट्सएप पर भी आया होगा, देखे होंगे आप लोग कि पीएफ में जो है कि 6.9 कर दिया है। अभी करंट में जो है कि 20 माने जो था 7.1% था इंटरेस्ट, ठीक है, 7.1% इंटरेस्ट था पीएफ पर, जो कि घटा करके सरकार ने अभी उसको जो है कि 6.9 किया, मगर इसको अभी लागू नहीं किया है, ठीक है। तो ओके सर। हाँ, तो अभी 7.1 ही रहेगा ना? तो अभी तो मतलब वो सरकार जो है कि अब पता नहीं किस रीजन से उसने तो पब्लिश कर दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, मगर उसको लागू नहीं किया। पता नहीं रीजन जो भी रहा हो, हम लोग उस पर बोल नहीं सकते हैं कि क्या रीजन के कारण लागू नहीं हुआ। बहुत सारे रीजन इलेक्शन होगा हो सकता। हाँ, इलेक्शन, मगर हम लोग तो नहीं ना कर सकते हैं कि इलेक्शन के चलते नहीं लागू किया। अभी वेस्ट बंगाल में है, असम में चल रही है, तो इस तरह की बात है, तो उसके चलते सरकार ने उसको नहीं ये किया है। मगर अभी करंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है। तो जैसे ये आपका बतला रहे हैं, पीएफ में ओपनिंग बैलेंस होती है, जो कि 1 अप्रैल 2000, अभी जैसे कि 1 अप्रैल 2021 की ओपनिंग बैलेंस अगर आपकी पीएफ की 1 लाख है, तो एक माने क्लोजिंग बैलेंस कब हुआ? 31 मार्च 2021, ठीक है। 31 मार्च 2021 का मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और पूरे साल में हमने पीएफ में जो सब्सक्रिप्शन मेरी गई, तो वो मोटा मोटी आप लोग ये जान लीजिए कि आपकी बेसिक जैसे कि 50,000 रुपया है, तो पूरे साल में जो कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में मेरा जाएगा, तो एग्जैक्ट जो है कि मोटा मोटी समझ जाइए कि 50,000 रुपया जो है इस साल भर का कंट्रीब्यूशन मेरा पीएफ का होता है। जैसे आप देखेंगे कि 100 को अगर डिवाइड कीजिए आप 12 से, तो आप देखेंगे कि 8.33% आती है। देखिए करके, फिर से बोलिए तो सर।
आपकी जो बेसिक पे है, माने पूरे साल में हमने पीएफ में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, वो आपकी बेसिक पे एक महीने की पूरी जो बेसिक पे है, सैलरी जो है, वो जो है कि आपकी कटती है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर 50,000 रुपया बेसिक है, तो आप देखेंगे साल के अंत में कि जैसे मैं आपका पीएफ सब्सक्रिप्शन साल में हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, पीएफ में मेरा गया है, तो वो आप देखेंगे कि आपकी एक महीने की जो बेसिक है, पे है, वो पूरी कट जाती है उसमें। जैसे कि आप देखिए, अगर आपकी बेसिक अगर 100 है, 100 रुपीज है। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ, हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, अच्छा, आ जाएगा, बोल दिए ना। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। हाँ, मैंने आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन होती है, वो आपकी बेसिक पे एक महीने की जो होती है, वो पूरे महीने पूरे साल का कंट्रीब्यूशन एक साल में होता है। आप जैसे कि देख लीजिए, अगर आपकी बेसिक जो है कि 100 रुपीज है, उसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ईयर 12 महीना हो गया, तो 12 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए 8.33% आती है। ठीक है, तो आपकी बेसिक का जो है कि हर एक महीना जो है कि 8.33% जो है कि पीएफ के रूप में कटती है। ठीक है, हेलो सर। हाँ, सर जैसे मान लेते मेरा बेसिक 50,000 है, हाँ, तो हाँ, बोलिए। 50,000 है, तो 50,000 का 8.33 मान लीजिए जनवरी में उसका रिडक्शन होगा एज ए पीएफ। हाँ, हाँ, और आफ्टर 6 मंथ यानी जुलाई में मेरा सैलरी, मेरा बेसिक हो गया 55,000। क्लास ले रहा हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, जुलाई आपकी में बेसिक सर 55 का होगा ना? हाँ, जुलाई में, हाँ, जुलाई में जैसे कि हर एक का इंक्रीमेंट लगता है। यस सर। तो हाँ, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद में जो बेसिक आपकी होगी, उसका 1.33% कटेगा। आवाज गूंज रहा है। हेलो सर। हाँ, हाँ, बोलिए। हेलो हाँ, हाँ, बोलिए। सर, तो ये जो पीएफ का हाँ, बोलिए। सर आवाज सुन रहे हैं? हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। तब सर बोल रहे हैं कि तो पीएफ का जो कैलकुलेशन होगा, हाँ, तो वो कब होगा सर? पीएफ का कैलकुलेशन, बोलिए सम्मेलन जी। बोलिए। हाँ सर, आवाज सुन रहे हैं सर? हाँ, हाँ, तो बोल रहे हैं कि मंथ वाइज जो वेरी कर रहा है बेसिक, मंथ वाइज वेरी तो केवल आपका एक ही करेगा ना, जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, उसके बाद ही ना करेगा कि पहले करेगा? बोलिए। जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, उसी माह में ना वेरी करेगा। और तो महीने नहीं करेगा। नहीं सर, प्लीज। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि हम पीएफ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हम समझ गए, लेकिन कब करेंगे सर? कब करेंगे? जब मन है तब कीजिए।
जब पीएफ का कैलकुलेशन तो आप देख लीजिए, आप अपना सैलरी स्लिप उठाइए और देखिए कि अप्रैल मार्च का पेमेंट अप्रैल में मिलता है। यस तो सर। अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई में इंक्रीमेंट लग गया। जैसे बेसिक आपका 5,000 है, इंक्रीमेंट लगने के बाद में 5500 हो गया, ठीक है। जी जी। हाँ, तो Yes, 5500 sir. का 8.33% कटेगा जुलाई में। और जुलाई से लेके दिसंबर तक वो 55,000 पर का 8.33 जी नहीं, जुलाई से लेके फिर जून तक। जून तक नहीं, जून हाँ जून तक कटेगा सर। हाँ जून तक के चला जाएगा। अरे साल में एक ही बार में इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार लगता है क्या इंक्रीमेंट? तो वही साल में एक ही बार नहीं इंक्रीमेंट लगता है। जुलाई से जून तक चलेगा ना। हाँ, जून तक चलेगा। मगर फाइनेंशियल ईयर आपकी चेंज हो जाएगी ना, ठीक है, वो वहां तक के जाएगी, पूरे साल तक के माने 12 साल तक का जाएगा, मगर फाइनेंशियल ईयर बीच में मेरा कब चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो बेसिक मेरा उधर हाँ जाएगा। अरे कभी ना और ये पीएफ विड्रॉल के लिए जो एप्लीकेशन जो देते हैं हम लोग, तो अभी जो है कि ये ऑनलाइन हो गई है, आप लोग को पता होगी। हेलो, पहले पीएफ विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन जो है कि मैन्युअली डाला जाता था, जिसमें कि वो एम्प्लॉय का सिग्नेचर होता था। एम्प्लॉय का सिग्नेचर जो है कि अटेस्टेड करते थे गस्टेड ऑफिसर, उसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जाती थी जो कि सैंक्शन करते थे। उसके बाद जो है कि वो चेक बनने के लिए जाता था बुक सेक्शन में, जो कि अभी खत्म हो गया है। अभी जो है कि पीएफ एप्लीकेशन जो है विड्रॉल का एप्लीकेशन हम लोग डालेंगे, तो अभी HRMS पोर्टल पर आप ऑनलाइन डाल सकते हैं और आप अपने एप्लीकेशन की पोजीशन जो है कि क्या है, किसके पास है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। HRMS के थ्रू जो है कि अभी पीएफ विड्रॉल की फैसिलिटी हो गई है। मैनुअल जो है कि अब बंद कर दी गई है, ठीक है। और आप पीएफ विड्रॉल सैंक्शन करने का पावर जो है कि हर एक माने ग्रुप सी और डी के लिए जो है कि ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए जो है कि HRMS में सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है कि सीनियर स्केल को दी गई है, ठीक है। और फ्रेंड्स 2 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट के बाद फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स बी कम कंटिन्यू, सॉरी फॉर टेक्निकल ब्रेक। तो कंप्लीट कंटिन्यू करते हैं, चलिए। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, जैसे किसी को कुछ। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ, और हाँ पूछिए। हाँ, बोल रहे थे कि पीएफ में हाँ। 8.33% तो कटता ही है निश्चित रूप से, ये तो नेसेसरी हाँ। है। इसके हाँ। अलावा कितना और कटवा सकते हैं? VPF कटवा सकते हैं, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, स्वैच्छिक इच्छा से
मगर उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप पूरे का पूरा जो सैलरी है आप पूरे का पूरा वो बीपीएफ में कटवा दें। चूंकि सरकार आपको पैसा दे रही है खाने के लिए, रहने के लिए और बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे का पूरा पैसा आप कमा रहे हैं तो पूरे का पूरा पैसा आप बचत कर लीजिए। आप आपको दे रही है खाने पीने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बीपीएफ में आप कटवा देंगे। उसमें हमको आइडिया नहीं है 40 या मैक्सिमम जो है कि आपका वो ग्रॉस है या नेट है, उसका कुछ है परसेंटेज है कि उससे ज्यादा जो है कि आप बीपीएफ में नहीं कटवा सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री जो है कि आप माने परसेंटेज है कि इतना से ज्यादा आप नहीं कटवा सकते। 40% या 50, आइडिया नहीं है हमको ठीक से इसका। और एक चीज, हाँ एक चीज और बताना चाहता था कि पीएफ, हाँ पीएफ और डीसीआरजी ग्रेच्युटी और ये सभी के लिए जो है जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं एक नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। ठीक है, वो नॉमिनेशन फॉर्म आप लोगों ने भी, सभी लोगों ने भरा भी होगा जहाँ तक आइडिया हो। तो उसमें जो है कि आप अपने माने पीएफ का आफ्टर इन केस ऑफ मतलब मिस हैपनिंग, आपकी पैसा जो पीएफ में है उसका उत्तराधिकारी कौन होंगे, इसके लिए नॉमिनेशन किया जाता है, जो कि आपको माने फिलअप करके और अधिकारी से साइन करा करके वो जो है कि एडमिन सेक्शन में जो है कि आपको जमा करनी होती है। और इन केस ऑफ मिस हैपनिंग किसी भी एम्प्लॉय के साथ होती है तो पीएफ की जितनी भी रकम है जो जिसको कि आपने नॉमिनी में डाला है उन्हीं को ये पैसा मिलेगी। ठीक है, आफ्टर मतलब नॉमिनी में तो आदमी जनरली क्या सभी लोग तो वाइफ का ही डालते हैं और वाइफ के उसमें वो प्रायोरिटी रहता है कि आफ्टर वाइफ जो है कि फिर अगर आपके बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो आप बेटा को कितना देना चाहते हैं, कितना परसेंट पीएफ का जो पैसा है, कितना परसेंट बेटा को, कितना परसेंट बेटी को देना चाहते हैं। तो उसमें मतलब ये है कि आफ्टर माने वाइफ जो है कि कितना परसेंट क्या हकदार होगा, ये सब जो है कि नॉमिनेशन किया जाता है पीएफ में और सभी चीज के लिए डाला जाता है। पीएफ का हो गया, डीसीआरसी का हो गया, फिर आपका ग्रेच्युटी का हो गया, सभी का किया जाता है। और कुछ पूछिए। और फैमिली माने फैमिली मीन्स कि वाइफ हो गया, चिल्ड्रन हो गए और डिपेंडेंट करने का मतलब कि अगर फादर जीवित हैं तो मदर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है। आफ्टर फादर के नहीं रहने के बाद मदर जो है कि डिपेंडेंट हो सकती है, मगर उनका जो है कि फैमिली पेंशन एक क्राइटेरिया है कि फैमिली पेंशन अगर इतना से कम है तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो सकती है। अगर फैमिली पेंशन उस अमाउंट हमको याद नहीं है कि इतना से अगर ज्यादा है, मदर को अगर फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती है, मतलब डिपेंडेंट मदर आपके ऊपर नहीं हो सकती है। अगर फैमिली पेंशन माँ को मिल रहा है, फादर अगर जॉब में है आफ्टर माने मिस हैपनिंग फादर के साथ में,
तो फैमिली पेंशन मिलता है। तो फैमिली पेंशन जो है कि एक, पेरेंट्स काम ना करे तो? हाँ, पेरेंट्स अगर काम नहीं करता है, अनएम्प्लॉयड है, तो फिर आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, मगर उसके लिए सर्टिफिकेट सबमिट कुछ करना होता है कि वो माने फादर अनएम्प्लॉयड है और फार्मर है, और इस तरह का कुछ वो सर्टिफिकेट देना रहता है, तब जो है कि वो डिपेंडेंट काउंट होंगी। और अगर फादर सर्विस में है, आफ्टर फादर के मिसहैपनिंग के बाद में मदर को, फादर है तब तक तो पेंशन मिल रही है, आफ्टर फादर के मिसहैपनिंग के बाद फैमिली पेंशन मिलती है। तो फैमिली पेंशन में एक लिमिट है, अभी वो शायद पहले तो हम अभी बढ़ाया है उसको, हमको ये आइडिया नहीं है कि कितना तक का अमाउंट है। अगर उससे अगर ज्यादा माँ को फैमिली पेंशन मिलती है तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर उस फैमिली, हाँ, अगर वो अमाउंट वो कम है तो फिर जो है कि डिपेंडेंट हो सकती है, और आप उसका आपको उसका बेनिफिट जो है कि आप अगर फादर सर्विस में नहीं, रेलवे माने सर्विस में थे मगर रेलवे में नहीं थे, तो पास तो नहीं मिलेगी माँ को। मगर फादर के गुजर जाने के बाद में आप माँ का भी माने डिपेंडेंट के रूप में पास में नाम इंक्लूड करा सकते हैं। मगर फैमिली पेंशन का एक क्राइटेरिया है कि इस अमाउंट से ज्यादा अगर होगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं कहलाएंगे। अगर इससे कम अगर अमाउंट अगर उनको फैमिली पेंशन इतने अमाउंट से कम मिलता है तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट कहलाएंगी, और आप उनका सारा बेनिफिट जो है पासबुक का जो है विडो मदर के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है। और अनमैरिड फादर के गुजर जाने के बाद में अगर माने सिस्टर है जिसकी की शादी नहीं हुई है तो वो भी जो है कि डिपेंडेंट कहलाएंगी, और उनका भी आप माने अनमैरिड सिस्टर का भी आप उसमें पास में नाम इंक्लूड करा सकते हैं। मगर माँ का पेंशन जो है कि फैमिली पेंशन, मैं एक चीज बतला रहा हूँ कि अगर उस माने क्राइटेरिया भी है, फैमिली को याद नहीं है उसका, कि अगर इससे कम है तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। अनमैरिड सिस्टर भी जो है कि आपके ऊपर डिपेंड होंगी, विडो मदर भी आपके ऊपर डिपेंड होंगी। मगर मैरिज के बाद में सिस्टर जो है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे, उनका स्वतः ही आफ्टर मैरिज जो है कि उनकी माने पास अगर आप लेते हैं तो आपको स्वतः ही मैंने डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हाँ मैरिड हो गई है, पास माने जब तक अनमैरिड है तब तक आप पास ले सकते हैं। मैरिड के बाद में आप इंटाइटलमेंट नहीं है कि अनमैरिड सिस्टर का भी पास हम लें। अगर कोई लेता है तो उसकी वो माने समझिए कि उसकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ले रहा है, पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई होगी वो तो वही समझेंगे कि क्या होगा नहीं होगा उनके ऊपर कार्रवाई। जब तक अनमैरिड है तब तक जो है कि ले सकते हैं। और कुछ पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। पीएफ इंटरेस्ट क्वार्टरली इंक्लूड होता है कि ईयरली या मंथली? नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेट जो होगी ये आपकी ईयरली कैलकुलेट होती है, मंथली कैलकुलेट, हाँ मंथली कैलकुलेट नहीं होती है।
साल कुछ में क्वार्टरली? नहीं, क्वार्टरली भी नहीं होती है, साल में अच्छा, साल आपकी में। वो इंटरेस्ट, हाँ साल में इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है। और ठीक है। आपका जैसे कि 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस आया, ठीक है, जी। 31 मार्च को जी। अगर मेरा पीएफ बैलेंस 1 लाख रुपया है, ठीक है, जी जी तो उस जी पर जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी आपका मेरा, ठीक है, जी। हाँ, तो उस पर जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कि 7.1 पर, नहीं क्लोजिंग बैलेंस से नहीं है कैलकुलेट होगा। आप इसके लिए प्रीवियस ईयर और ए चले जाइए। आपका प्रीवियस ईयर मतलब कहने का मतलब कि 31 मार्च 2020 को 50,000 रुपया था आपका बैलेंस, ठीक है, जी समझे। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 21 तक का कंट्रीब्यूशन आपका, अगर बेसिक अगर 40,000 रुपया है तो मोटा मोटी जी। मैंने आपको बतलाया कि हम्म। पूरे साल का पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है कि आपकी 1 महीने की बेसिक सैलरी जो होती है वो जी कट के आती है। तो जी आपका 50,000 रुपया जो क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2020 को था, तो जी इस पर जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था पीएफ का जो, उस पर जी वो पूरे के पूरे अमाउंट पर जितना अमाउंट मेरा क्लोजिंग बैलेंस है उस पर जी जो है कि आप लगा दीजिएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। मगर आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर के जी 31 मार्च 2021 तक के जी आपका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो जी। एक ही बार कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वो तो नहीं। हाँ एक्यूमुलेट होते गया ना, हाँ हाँ। हाँ एक्यूमुलेट हो करके मतलब कि 40,000 रुपया हुआ, ठीक है, जी 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 कहने का मतलब कि पूरे साल में एक्यूमुलेट हो करके 40,000 हुआ। हर जी एक महीने में आपका जो महीना में मतलब 1 अप्रैल को जो है कि 2,000 रुपया आया, फिर जी अप्रैल में 2,000 आया। तो इस पर जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए साधारण सा फंडा ये है कि आपको अप्रैल में जैसे कि बेसिक आपका इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट मिलने के बाद में जैसे कि आपका 40 से 42,000 रुपया आपका हो गया, ठीक है, 42,000 रुपया जो है कि बेसिक हो गया इंक्रीमेंट लगाने के बाद में। तो 42,000 रुपया जो है कि आप जो माने मीन कहिए कि मतलब जो 12 महीना जो फाइनेंशियल ईयर में मीन आप छठा महीना को कहिएगा, छठा सातवां महीना को मीन मंथ किसको आप बोलेंगे, आपका जून जुलाई हो गया, तो जुलाई मंथ में जो आपका कंट्रीब्यूशन माने जो आपका पीएफ सब्सक्रिप्शन कटा, जी 6 महीना का। हाँ हाँ, तो उसको हाँ। जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुना कर दीजिए तो मोटा मोटी आपका जो है कि जो ये साल में जो आपने कंट्रीब्यूट किया, आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं, क्लोजिंग बैलेंस पर तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला ही आपको समझ जो है। और जो हमने बोला कि मीन मंथ में मतलब जुलाई मंथ का जो आपका बेसिक जो आपका जो कंट्रीब्यूशन कटा, जी कंट्रीब्यूशन जो कटा उस पर जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप जैसे कि 7.1% है, तो जी उसको आप कर देंगे तो आपका जो साल भर का कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया, हर एक महीने महीने कंट्रीब्यूशन दिया, तो आपके ये साल का भी तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा ना। जी तो जो हाँ जो आपने जुलाई महीने का जो मेरा पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुना कर देंगे तो जी जो अमाउंट आएगी वो जो है जी। कि पूरे साल का मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, अच्छा। समझे। ओ- और मेरा हाँ मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस का जो अमाउंट 50,000 रुपया था उस पर जो है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जोड़ लीजिए प्लस जो है कि फाइनेंशियल ईयर का जो हमने 12 महीना जो कंट्रीब्यूशन दिया, तो जी उसमें जुलाई मंथ का जो मेरा पीएफ सब्सक्रिप्शन कटा
उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीएफ का, जी जी वो जी जी आप कैलकुलेट कर लीजिए जो आएगा, तो दोनों मिला करके जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका जो है कि जुट करके जो है, हाँ आपका वो भी हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021, समझे? हाँ, क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका 2020 का, ठीक है, प्लस जो है कि आपने पूरे साल में जो कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, जी उस पर इंटरेस्ट प्लस जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो अमाउंट था उसका इंटरेस्ट, ये दोनों ये सभी मिल करके जो है कि मेरा वो भी बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएफ एज ऑन 1 अप्रैल 2021, समझे? जी 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 हाँ, ये है। और ठीक है, अब थर्ड सेशन भी स्टार्ट होगा, और कुछ डाउट है तो 2-3 मिनट के अंदर क्लियर कर लीजिए। पूछ लीजिए, पूछिए। थर्ड सेशन का टाइम चालू हो रहा है, टाइम स्टार्ट हो रहा है। और कुछ मैंने है पूछ सकते हैं। और एक चीज तो और बतलाई थी आपको कि ग्रुप सी और डी एम्प्लॉय का जो है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट होता है आफ्टर ज्वाइनिंग, माने जैसे आपने मार्च महीने में ज्वाइन किया तो 1 साल के बाद जो है कि आपका पीएफ जैसे आप ज्वाइन करते हैं वैसे ही पीएफ नहीं कटना स्टार्ट होता है। 1 साल के बाद जो है कि पीएफ कटना स्टार्ट होता है ग्रुप सी और डी एम्प्लॉय के लिए। और जो अधिकारी ग्रुप ए और बी में ज्वाइन करते हैं तो उन अधिकारियों का जो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो है कि पीएफ कटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक चीज और, जैसे कि कोई कर्मचारी डिप्यूटेशन पर चला जाता है, डिप्यूटेशन समझ रहे हैं ना कि जो साल भर के लिए या 2 साल के लिए डिप्यूटेशन पर चला गया, तो वहां जो उनकी वहां भी तो पीएफ कटेगी ना, तो वहां जो पीएफ कटती है तो उनका एक स्टेटमेंट बना करके और एक चेक बना करके वो जो है कि रेलवे के पास में जमा करता है जिसको कि फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो पीएफ के रूप में जो भी साल भर में उसे एम्प्लाई का जो भी रेलवे का एम्प्लाई था डिप्यूटेशन पर कहीं बाहर गया है तो उसका पीएफ तो वहां भी कटेगा। तो वहां जो भी पीएफ कटता है तो उसका जो है कि एक स्टेटमेंट बना करके, और चूंकि पीएफ जो कटा वहां कटा न कि रेलवे के अकाउंट में पीएफ कटा, तो वहां से जो है कि एक समरी बना करके, और अभी तो पहले चेक जो है कि उतने अमाउंट का चेक जो है कि यहाँ जो है कि रेलवे के कैश ऑफिस में जमा किया जाता था जो कि फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता था। और उसको जो है कि रेलवे अपने अकाउंट में लेकर पैसा रेलवे के अकाउंट में आ जाने के बाद में वो उस एम्प्लॉय के जो है कि पीएफ में जो है कि वो पैसा जो है कि क्रेडिट हो जाता था। ठीक है, कैसा रहा आप लोग का? ये ऐसा है कि ये जो अभी मीटिंग जो चल रहा है, ये जो ट्रेनिंग जो चल रहा है, इसका फीडबैक फॉर्म भी है क्रिएट किया हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस फीडबैक फॉर्म को आप जरूर फिलअप कर दीजिए, जिससे कि जो हमारे ट्रेनर है उनका भी मोटिवेशन बना रहे, और ट्रेनिंग वगैरह का जो है आप लोग को भी समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा फीडबैक फॉर्म भरिएगा। हर इंस्ट्रक्टर का, हर टीचर का हर सेशन वाइज बना हुआ है। जैसे कल अगर मान लें कि कल और आज 2 दिन ज्ञानजीत सर का हुआ था, तो ज्ञानजीत सर का कल का क्लास कैसा था और आज का क्लास कैसा था, उस दोनों का ईमानदारी से फीडबैक देना है, ठीक है। ओके और अब हम एंड करते हैं। थर्ड सेशन हम लोग फिर चलते हैं, 5 मिनट के बाद फिर थर्ड सेशन में हम स्टार्ट करेंगे।